ज्ञान के मूर्त स्वरूप। जनवरी 1935। प्रभात रंजन 8वीं कक्षा में पढ़ते थे। दोपहर के भोजन अवकाश के समय कुछ लड़के उनके आसपास आकर बैठ गए। एक छात्र ने भूगोल की नई किताब निकाली। किताब बहुत मोटी थी। उसके आकार को देखकर दूसरा छात्र बोला, एक तो भूगोल कठिन विषय है और फिर इतनी मोटी किताब में जो लिखा है उसे हम कैसे पढ़ सकते हैं। प्रभात रंजन ने किताब अपने हाथ में लिया, उसके कुछ एक पन्नों को पलटा और कहा कि यह किसने कहा कि यह विषय कठिन और उबाऊ है। देखो, मैंने पूरी किताब पढ़ लिया। किसी ने भी विश्वास नहीं किया कि केवल कुछ पन्ने पलटकर उन्होंने पूरी किताब पढ़ लिया था। उन्होंने प्रभात रंजन को चुनौती दी। प्रभात रंजन ने कहा, यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो किसी भी पृष्ठ से कोई भी प्रश्न पूछ लो। उनके सहपाठी विमलेंदु चटर्जी ने चुनौती स्वीकार कर लिया और किताब के विभिन्न पन्नों से बहुत सारे प्रश्न पूछे। प्रभात रंजन ने हर एक प्रश्न का बिल्कुल सही और सटीक जवाब दिया। दूसरे विद्यार्थी अचंभित होकर उन्हें देखते रहे। फिर उन्होंने कहा, इसलिए मैं कह रहा हूँ, भूगोल उतना कठिन विषय नहीं है जितना कि तुम लोग सोचते हो। मन लगाकर पढ़ोगे तो यह विषय तुम्हें दिलचस्प लगेगा। विमलेंदु की उलझन कम नहीं हुई। फिर प्रभात रंजन ने वर्तमान बांग्लादेश के सिलहट जिले में स्थित उसके पैतृक गांव का नाम बतलाया। वहां की भौगोलिक स्थिति का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। उन्होंने उस नदी के बारे में बतलाया जो उस गांव से होकर बहती थी। यह भी बतलाया कि वह नदी कहां से और कैसे मुड़ती है। उन्होंने विमलेंदु के पैतृक मकान, गांव के मंदिर, कुएं और वहां के पुराने वृक्ष के स्थान भी बतलाए। एक तरफ तो वे उन सभी स्थानों का वर्णन कर रहे थे और दूसरी तरफ विमलेंदु का आश्चर्य बढ़ता जा रहा था, क्योंकि प्रभात ने उसके पैतृक गांव के बारे में जो भी कहा वह पूरी तरह सच था। विमलेंदु ने आश्चर्य से पूछा, बुबू, तुम यह सब कैसे जानते हो? इसमें कोई खास बात नहीं है, प्रभात रंजन ने विनम्रता से कहा। असल में तुम लोग पढ़ते नहीं हो। किताबें पढ़ोगे तो तुम्हारा ज्ञान भी बढ़ेगा। किशोर युवक विमलेंदु उनकी बातों को सच मान बैठा कि किताबों को पढ़ने से सब कुछ जान लेना संभव था। वह उनके करीबी दोस्तों में से एक था। कभी कभी जब प्रभात रंजन विभिन्न विषयों पर उससे बात करते थे तो उसे उनके अथांग ज्ञान की झलक मिल जाया करती थी। अपने अद्भुत सहपाठी को वे ज्ञान का जादूगर कहते थे। बाद में एक साक्षात्कार के दौरान उन्होंने प्रभात की उल्लेखनीय प्रतिभा को याद किया और कहा, कभी कभी वे प्राचीन विश्व की भौगोलिक स्थिति का विस्तार पूर्वक वर्णन करते थे। महाद्वीपों की उत्पत्ति के बारे में बतलाते थे कि पहले वे किस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए थे, कई लाख वर्ष पहले कैसे और क्यों अलग अलग हो गए। बाद में मुझे पता चला कि 1935-37 के आसपास जब बुबू इन विषयों पर ज्ञान चर्चा किया करता था, तब भूवैज्ञानिक भी उन विषयों के बारे में उतना अधिक नहीं जानते थे। कभी वह प्रागैतिहासिक जानवरों की उत्पत्ति और विकास के बारे में बतलाता, कभी विभिन्न देशों की नदियों के उगम स्थल और प्रवाह की चर्चा करता, कभी विभिन्न देशों का इतिहास बतलाता। बुबू को खगोल विज्ञान की भी बहुत गहरी समझ थी। उसने मुझे तारों और नक्षत्रों की उत्पत्ति और विकास के बारे में भी कई बातें बताई थी। एक दिन सूर्यास्त के बाद उन्होंने एक विशिष्ट सितारे की ओर इशारा करते हुए कहा कि महाभारत काल में वह सितारा आकाश में किस स्थान पर था। उसके बाद उसने समझाया कि आकाश में तारे की स्थिति पर आधारित गणना करके कोई भी यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि महाभारत युद्ध लगभग 3500 वर्ष पहले
हुआ था। वे सब बातें बड़ी मनमोहक थी, विशेषकर विभिन्न देशों और स्थानों के नामों की उत्पत्ति और बदलते हुए समय के साथ उनमें आने वाले परिवर्तन के संबंध में विस्तार पूर्वक जब कभी वह बतलाता तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। वे हम लोगों को हमेशा यह विश्वास दिलाते थे कि पुस्तकों को पढ़कर हम भी वह सब जान सकते थे, लेकिन मैंने उन्हें पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य किसी पुस्तक को पढ़ते हुए कभी नहीं देखा। यह तो मुझे बहुत बाद में पता चला कि बुबू ने हमें जो कुछ बतलाया था, अथाह ज्ञान की वे बातें किसी भी पुस्तक में उपलब्ध नहीं थी। सिर्फ इतना ही नहीं, उस संबंध में थोड़ी बहुत जानकारी रखने वाली जो किताबें थी, वे किताबें भी उन दिनों जमालपुर में उपलब्ध नहीं थी। और तभी मैं समझ गया कि बुबू ने जानबूझकर हम लोगों से यह बात छिपाई थी कि वह अलौकिक प्रतिभा का मालिक था और ज्ञान की सारी बातें उसे अलौकिक स्रोत से ही मिला करती थी। उन दिनों वे बातें इतनी सहज और स्वाभाविक लगती थी कि हम लोग यह कभी समझ ही नहीं सके कि हमारा वह 13 वर्षीय सहपाठी अलौकिक शक्ति का मालिक था। अपने संस्मरण में प्रभात रंजन के अनुज हिमांशु ने भी बुबूदा के बारे में एक दिलचस्प घटना का वर्णन किया है। बुबूदा उन दिनों 8वीं कक्षा में पढ़ते थे। एक दिन मैं यह देखकर हैरान रह गया कि उन्होंने कॉपी के कवर पृष्ठ पर अपना नाम 15 विभिन्न लिपियों में लिखा था। मैंने पूछा तो उन्होंने उन लिपियों के नाम भी बताए। वे लिपियां बंगला, इंग्लिश, देवनागरी, उड़िया, पंजाबी, गुजराती, उर्दू, अरबी, फारसी, रूसी, चीनी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम इत्यादि भाषाओं की थी। इसी तरह एक बार जब प्रभात रंजन खाने की मेज पर अपने भाई बहनों के साथ बैठे हुए विभिन्न जगहों की भाषाओं की बात कर रहे थे, बातचीत के दौरान उन्होंने विषय बदल दिया और पशु पक्षियों की भाषा पर चर्चा करने लगे। उनके भाई बहन यह सुनकर हैरान रह गए कि पशु पक्षियों की भी भाषा होती थी। उन्होंने पूछा, क्या तुम लोगों ने बंदरों को अजीब सी आवाज निकालकर खी खी करते हुए कभी नहीं सुना? जो लोग नहीं समझते उन्हें वे आवाज एक जैसी लग सकती है, लेकिन उनके चीखने और चिल्लाने में फर्क होता है। वे उसी के माध्यम से आपस में बातें करते हैं। मान लो बंदर का नेता अपने समूह के बंदरों को दूसरे समूह के बंदरों पर आक्रमण करने का आदेश देना चाहे तो वह एक अजीब सी आवाज निकालेगा। किसी खतरे से दूर भागने के लिए कहना चाहे तो उसका संकेत कुछ और होगा। उनकी क्यों, क्या और की जैसी आवाजों का अलग अलग अर्थ होता है। कोई भी ध्वनि जो किसी सूचना या विचार की अभिव्यक्ति करती है भाषा कहलाती है। हर एक प्राणी विभिन्न प्रकार की ध्वनियां निकालता है, जिसे शब्द भंडार कहा जा सकता है। पशुओं के शब्द भंडार में ध्वनियों या शब्दों की संख्या उनके विकास की अवस्था पर निर्भर करती है। लाल मुंह का बंदर, अफ्रीका का लंगूर सर्वाधिक विकसित श्रेणी का बनमानुष है। उसके शब्द भंडार में 800 शब्द है, जबकि हमारे पूर्वज अर्थात सर्वाधिक विकसित वनवासियों के शब्द भंडार में 1000 से कम शब्द थे। दादा, आप कैसे जानते हैं कि वे अलग अलग तरह की आवाजें निकालते हैं? हमें तो सभी आवाजें एक जैसी लगती हैं। मैं प्रत्येक पशु पक्षियों और अन्य सभी प्राणियों की ध्वनि का अर्थ समझता हूँ। ऐसी विश्वसनीय बातें सुनकर वे सभी हैरान रह गए थे। सन 1985 में कोलकाता प्रवास के दौरान उनके अनुज हिमांशु रंजन और उनकी संतानों के बीच उन्होंने इसी विषय को विस्तार पूर्वक समझाया था। भतीजी शमिता के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा था
कि वे समस्त प्राणियों की भाषा समझते थे। ऐसी कई घटनाएं हैं जो प्रभात रंजन की युवावस्था की बातों को सच प्रमाणित करती है। एक बार गर्मी के दिनों में वे अपने पैतृक गांव बामुनपाड़ा गए हुए थे। उनके चचेरे भाई अनिल घोष ने वहां की ऐसी ही एक घटना का उल्लेख किया। एक दिन गांव के कुछ लड़के बुबुदा को घेर कर बैठे हुए थे। बुबुदा समझा रहे थे कि पशु पक्षी अपनी भावनाओं को आपस में कैसे अभिव्यक्त करते थे। उन्होंने एक पक्षी की ओर इशारा किया जो आम के वृक्ष पर बैठा हुआ चहक रहा था। उन्होंने हम लोगों से पूछा, क्या तुम उस पक्षी का चहचहाना सुन रहे हो? पक्षी दूसरों का शोरगुल पसंद नहीं करते, इसीलिए चलो हम सब खामोश हो जाएं। पक्षी लगातार चहचहा रहा था। बुबू ने कहा, अपनी उस विशिष्ट आवाज से वह अपनी जाति के पक्षियों को बुला रहा है। तुम लोग देखना कि कुछ ही देर के बाद यहाँ बहुत सारे पक्षी आ जाएंगे। पक्षी का चहचहाना जारी था। हम लोग बड़ी उत्सुकता से सब कुछ देख रहे थे। फिर हमने देखा कि कुछ ही देर में उसी जाति के बहुत सारे पक्षी उस वृक्ष पर और आसपास के वृक्षों पर आकर बैठ गए और कोलाहल मचाने लगे। फिर अचानक वे सभी शांत हो गए। बुबुदा ने समझाया, उन्हें किसी संकट का आभास हुआ है, इसीलिए वे शांत हो गए हैं। कुछ देर के बाद एक पक्षी ने पुनः चहचहाना प्रारंभ कर दिया। बुबुदा ने कहा, वह पक्षी दूसरे पक्षियों को यहाँ से भाग जाने का इशारा कर रहा है। यह चहचहाना उन्हें सावधान और जागरूक रहने का संकेत दे रहा है, क्योंकि खतरा आसपास ही मौजूद है। तुम लोग देखना कि कुछ ही देर में सभी पक्षी उड़ जाएंगे। बुबुदा का इतना कहना था कि सभी पक्षी पंख फड़फड़ाते हुए उड़ गए। मैंने कहा, बुबुदा, हमें तो दोनों आवाजें एक जैसी लगी। नहीं, दोनों आवाजों के बीच अत्यंत सूक्ष्म अंतर था जिसे मनुष्य समझ नहीं सकता। दूसरे लड़के ने उनसे पूछा, यदि ऐसा है तो उन्होंने कैसे जान लिया कि पहली चहक पक्षियों को बुलाने के लिए थी और दूसरी उन्हें आने वाले संकट से सावधान करने के लिए थी? उन्होंने कहा कि ईश्वर की कृपा से वे सभी पशु पक्षियों और अन्य प्राणियों की भाषा समझते थे। उनकी बात सुनकर हम सभी को घोर और आश्चर्य हुआ। किसी और ने वैसी बात कही होती तो हम लोग विश्वास नहीं करते, लेकिन हमें मालूम था कि बुबुदा असाधारण शक्ति के मालिक थे, इसीलिए उन्होंने जो कहा वह सच था। मैंने पूछा, आपने कहा था कि पक्षियों को किसी खतरे का एहसास हो गया था, वह खतरा क्या था? खतरा कुछ भी हो सकता है। शिकारी, सांप, बिल्ली या आकाश में उड़ने वाला शिकारी पक्षी। यदि तुम आसपास की जगह की अच्छी तरह तलाशी लोगे तो तुम्हें निश्चित रूप से उन खतरों में से किसी एक का पता चल जाएगा। आसपास कोई शिकारी नहीं था। हमने सांप को तलाश किया, किंतु वहां सांप नहीं था। मेरे भाई ने कहा, हो सकता है कि हमारी बिल्ली के कारण उस पक्षी ने दूसरों को सावधान होने के लिए कहा हो। उसने घर के अंदर जाकर देखा तो बिल्ली वहां बरामदे में खटिया के नीचे आराम से बैठी हुई थी। पक्षी उसे देख नहीं सकते थे और इसीलिए उस बिल्ली से उन्हें किसी भी तरह का खतरा नहीं था। जब हमने बुबुदा से कहा कि हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जिसके कारण पक्षी डर गए हो, उन्होंने कहा कि आसपास जो केले के पेड़ है वहां तलाश करो। हम लोग जहां बैठे थे वहां से केले के पौधों की ठीक से जांच नहीं कर सकते थे। उन पौधों के पास जाकर जब हमने देखा तो पाया कि पड़ोसी की बिल्ली
केले के एक पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी। वहां से वह छलांग मारकर वृक्ष की उस टहनी तक पहुंच गई थी जहां पर कुछ पक्षी बैठे हुए थे। हम समझ गए कि वह बिल्ली ही पक्षियों के भय का कारण थी और इसीलिए पक्षी वहां से उड़कर दूर भाग गए थे। बुबुदा ने पक्षियों की भाषा की जो सटीक व्याख्या की थी उसने हम सबको हैरान कर दिया था। हम सभी जानते थे कि वे अलौकिक शक्ति के मालिक थे, इसलिए उन्होंने जो कहा वह सच था।